हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद बीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ विश्व के भूगोल की अजब-गजब प्रश्नों की श्रृंखला। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक-एक प्रश्न को लेकर। दोस्तों, मैं अपने घर से क्वेश्चन को नहीं लाया हूँ, पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आयोग द्वारा उन प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए देख लेते हैं एक-एक प्रश्न को लेकर विस्तृत व्याख्या के साथ। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर देख सकते हैं आप और इसका बड़े ही इत्मीनान के साथ आंसर करें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और बताते हैं क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन पहला है आप सभी लोगों की स्क्रीन पर देख सकते हैं आपकी पूछा गया है सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है या किसे माना जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। ये CGL 2019 में आया था। हर एक प्रश्न के सामने लिखा होगा ये किस ईयर में पूछा गया है, किस जगह पूछा गया है। तो क्या ये डोराडो था या हाइड्रा था या क्रिक्स था या एंडिला था। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है, सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी साथी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हाइड्रा। अब बता देते हैं हम ये कहाँ स्थित है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ये। और इसकी खोज अगर पूछी जाती है तो टॉलमी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा खोज इसकी की गई थी, टॉलमी के द्वारा। और ये ग्रीक के जो इनको कहा जाता है ग्रीक के खगोलविद्ता थे, इनके द्वारा सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा की खोज की गई थी। किसके द्वारा, टॉलमी के द्वारा। ये CGL 2019 का प्रश्न है। तो इसका फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा हाइड्रा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेंगे इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। बेहद ही सरल प्रश्न है और ये पूछा गया था SSC और CPO 2019 में। जो SSC परीक्षा कराती है CPO उसमें ये पूछा गया था। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी लोग कर ले गए होंगे। सौर मंडल का सबसे सरल प्रश्न माना जाता है। तो क्या ये शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा या बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा इसका सही विकल्प है, आप सभी लोग कर ले गए होंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, वर्तमान में 8 ग्रह हैं और 8वां ग्रह मतलब सबसे लास्ट का पूछ रहा है। तो ये तुम्हारा वरुण हो जाएगा। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ठंडा ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस ग्रह को सुबह का तारा, शाम का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, है ना, वेनिस, है ना, इन सभी की सुंदरता का देवता या सुंदरता का देवी, ऐसा करके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो फिलहाल इसके विकल्प में क्या है, क्या बुध हो जाएगा इसका उत्तर, या शुक्र हो जाएगा, या प्लूटो हो जाएगा, या यूरेनस हो जाएगा। ये कब पूछा गया था, ये रेलवे की NTC परीक्षा हुई थी 2016 की, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। आप सभी लोग इसको कर ले गए हैं होंगे, मुझे बहुत ही आशा है ऐसी कि ये प्रश्न नहीं छोड़ेंगे आप। तो इसका सही विकल्प भी आप लोगों ने टिक कर दिया होगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा शुक्र। शुक्र से कुछ दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ जो हर एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहती हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि शुक्र अगर पूछा जाता है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है तो कौन सा हो जाएगा, गर्म शुक्र। अब कुछ लोग ये कहते हैं भैया सूर्य के पास तो बुध है, फिर ये गर्म क्यों नहीं होता। क्योंकि बुध सबसे पास में है लेकिन ये गर्म नहीं है, क्योंकि इसमें, और ये शुक्र गर्म क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की मात्रा बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होती है। इस वजह से शुक्र को गर्म ग्रह की संज्ञा दी गई है ना। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। और एक क्वेश्चन और याद कर सकते हैं आप, शुक्र मतलब बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ऐसा प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जाए तो बता सकते हैं आप। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र है।
गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा पाई जाती है। तीसरा प्रश्न जो कि अभी मैंने पूछा है कि सुबह का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी या फिर इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार और सुंदरता का देवता या देवी जैसी संज्ञाएं दी जाती हैं शुक्र को। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज्यादातर कौन सी गैसें होती हैं? शनि से एक क्वेश्चन हमेशा ट्रेंड करता है जब भी आप सौरमंडल से करता है। पहला क्वेश्चन शनि से ये बनता है कि वलय वाला ग्रह कौन सा कहलाता है? तो ये कौन सा है? ये तुम्हारा शनि हो जाएगा। वलय वाला छल्ले वाला ग्रह शनि हो जाएगा। और क्या पूछा जाता है? ये काला है, इस वजह से शनि को काला ग्रह भी कहा जाता है। और शनि से क्या बनता है कि वर्तमान में अगर पूछा जाए, वर्तमान में अगर तुमसे पूछा जाए अगर तुमसे पूछा जाए वर्तमान में किस ग्रह के उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं, तो शनि ग्रह के कितने हैं? 82। इसने किसको पीछे छोड़ा है? इसने बृहस्पतिवार को छोड़ा है। बृहस्पतिवार के साथ 69 थे और बढ़ गए हैं। अब किसके बढ़े हैं? 82 हुए हैं। किसके? शनि के। तो ये भी अगर ट्रेंड करता है कि सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो शनि ग्रह के हो जाएंगे। फिलहाल ये एक्स्ट्रा बातें थी। अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि शनि ग्रह में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी गैस की मात्रा होती है? क्या नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है या फिर हीलियम होता है? ये रेलवे की एनटीसी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। देख लेते हैं क्या है ये प्रश्न और समझ लेते हैं। तो ये इसके शनि ग्रह में दो गैसों का मिश्रण होता है। किन किन का मिश्रण होता है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम का मिश्रण होता है। हीलियम की जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा प्रतिशत होती है, 90% से अधिक होती है। इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। फिलहाल इसका सही विकल्प होगा बी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? इसकी अगर आप भाषा समझ जाते हैं तो आप इस प्रश्न को पढ़े होंगे, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। और मैं बता दूंगा जैसे ही आपको याद आएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। क्वेश्चन बस समझ लें की बात है बस। और आप लोग तो इतने समझदार हैं ही। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? विषुव का मतलब ही समझ जाएंगे आप, प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। विषुव का मतलब होता है विषुवत रेखा, है ना। विषुवत रेखा या फिर विषुव का मतलब क्या होता है ये चीज़ तुम समझ लेते हैं। क्या है विषुव? ये क्यों क्यों इस विषुव का नाम दिया गया, यूनिक्स के बोला जाता है इसे? क्यों? क्योंकि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? विषुवत कहा जाता है। कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं। ये कब पड़ती हैं? तो ये 2 बार पड़ती हैं। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्या पूछा जाता है कि दिन और रात जो बराबर होते हैं कहाँ होते हैं? विषुवत रेखा पर होते हैं। और विषुवत रेखा का ही नाम है 0 डिग्री और भूमध्य रेखा, है ना। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि जो ये अवधि होती है एक वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। फिलहाल क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतली गैसीय जो आवरण है उसको क्या कहा जाता है? चंद्रमा के चारों ओर पतली जो गैसीय आवरण होता है, चंद्रमा के चारों ओर जो ये आवरण होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या अंतःमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल या वायुमंडल? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कमेंट करेंगे, आंसर बताएंगे इसका। तो ये हो जाएगा तुम्हारा CGL 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसका सही विकल्प होगा चंद्रमा का बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 6 का सी विकल्प होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का कितना हिस्सा दिखाई देता है? तो मात्र 59% ही हम हिस्सा देख पाते हैं चंद्रमा का। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह, है ना, सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को हम 3 भागों में बांट लेते हैं ऐसे करके, है ना। इसको बोलते हैं हम क्रस्ट, इसको बोलते हैं हम मेंटल,
इसको बोलते हैं हम कोर, है ना। ये 3 परतों में हमने बांट दिया है। क्रस्ट को ही हम कहते हैं सियाल, और इसको बोलते हैं हम सीमा, और इसको बोलते हैं हम निफे, है ना। ये मात्राएं हैं, पूछी जाती हैं किस में किसकी मात्रा अत्यधिक होती है। सियाल से बनेगा तुम्हारा सिल्का, और या से बनेगा तुम्हारा एल्युमिनियम। सीमा से बनेगा सिल्का, और मा से बनेगा मैग्नीशियम, और निफे से बनेगा निकेल, एफ से बनेगा फेरस ऑक्साइड, है ना। अगर तुमसे पूछा जाता है लोहे की मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो कोर में पाई जाएगी, निफे में, है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं था जो मैंने बताया है क्वेश्चन, ये थ्योरी थी। अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा था, सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। 3 परतें मैंने बनाई थी ऐसे करके। पहली थी क्रस्ट, दूसरी थी मेंटल, दूसरी थी कोर। पहली परत पूछ रहा था तो क्रस्ट हो जाएगी, भूपर्पटी जिसको बोलते हैं हम क्रस्ट। हिंदी में बात करेंगे, ये अंग्रेजी शब्द है क्रस्ट, और इसका भूपर्पटी है। और इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं हम कि ये पाई जाती है कितने, शायद 34 किलोमीटर तक का इसका एरिया है। 34 किलोमीटर तक ये पाई जाती है, जिसको हम भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। फिलहाल इतना पर्याप्त है। इसका सही विकल्प हो जाएगा क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर, ये एसएससी एमटीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है। क्या एल्युमिनियम और एल्युमिना है, क्या मैग्नीशियम और सिलिका है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है, सिलिका और एल्युमिनियम है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी साथी विकल्प डी लगा रहे हैं सही है, सिलिका और एल्युमिनियम है। अगर सिलिका और एल्युमिनियम है, क्या इसको हम सियाल बोल सकते हैं। जब ये सियाल है तो इसको क्रस्ट भी बोला गया था, क्रस्ट बोला गया था इसको। क्रस्ट का बात करते हैं हम, भूपर्पटी भी बोल सकते हैं इसको। तो ये सियाल बोल सकते हैं। अब महा जो द्वीपी है तो इसे सियाल परत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सिलिका और एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में लिखित में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी के से निर्मित नहीं होता है। जब भी नहीं वाला प्रश्न आता है हम थोड़ा सा इत्मीनान से रुक जाएं और फिर उसको हल करें। नदी या जल द्वारा आकृति का निर्माण नहीं होता है, न तो जल या नदी इसका निर्माण नहीं करती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बी आकार की घाटी का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। नदी बी आकार की घाटी का निर्माण करती है। गड्ढा भी, कोई जल बह रहा है वहाँ गड्ढा का निर्माण हो जाता है, ये भी है। विसर्ग भी हो जाता है नदी और जल द्वारा। ये हिमोड नहीं होता है, तो हमसे नहीं पूछा गया था तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हिमोड, है ना। ये हिमोड क्या है, ये हिमनदों द्वारा बहाए गए अवसादों के जमाव से हिमोड होता है। जो अवसाद जमा हो जाते हैं एक जगह बहा कर लाए जा रहे हैं, है ना, ये इन्हीं अवसादों को इकट्ठा होने को क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन, फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा हिमोड। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति उत्मण की युवावस्था का चित्रण नहीं करती है। नहीं की बात करते हैं और युवावस्था की बात कर लेते हैं। क्या बी आकार की घाटी, या डेल्टा, या रैपिड, या गॉर्ज, है ना। युवा, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है ये। युवावस्था का चित्रण नहीं करती है, मतलब नहीं पे अंडरलाइन किया हुआ है, नहीं करती है। क्या बी आकार की घाटी, या डेल्टा, या रैपिड, या गौर, जो भी विकल्प भी लगा रहे हैं सही है। डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये नदियाँ डेल्टा कब बनाती हैं, जब वृद्धावस्था में होती हैं। जब ये वृद्धावस्था में होती हैं तभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा है जिसे कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। फिलहाल इतना पर्याप्त है। इसका सही विकल्प हो जाएगा B4 बॉय। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि नदी डेल्टा बनाना, जो नदी डेल्टा बनाती है ये किस प्रक्रिया द्वारा बनाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं ये किस नदी द्वारा, मतलब किस, इस जो ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, इसे क्या कहा जाता है। क्या क्षरण कहा जाता है, बाष्पीकरण, या निक्षेपण, या अवसाद। और ये एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन था।
कि नदी डेल्टा बनाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसको जाना जाता है सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है, और पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसकी जगह। तो फिलहाल जो भी प्रक्रिया होती है उसे निक्षेपण कहा जाता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि गुटेनबर्ग जो जो असंबद्धता है पृथ्वी की किन दो परतों के बीच होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कई बार पूछा गया है कि जो गुटेनबर्ग है ये किन दो परतों के बीच स्थित है? क्या क्रस्ट और मेंटल के बीच, मेंटल और कोर के बीच, या ऊपरी और निचला मेंटल, या आंतरिक और बाहरी कोर के बीच का है? और ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। जो भी विकल्प साथी मेंटल और कोर टिक कर रहे हैं वो सही है, बहुत ही बढ़िया। कोर, मेंटल और कोर के बीच का स्थान होता है जिसे हम गुटेनबर्ग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। हाल ही में परीक्षा हुई है जूनियर सुपर टेट 17 तारीख को। उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर सुपर टेट में कि बैंथस जो जो जीव होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? बैंथस महासागरीय तट में जो जीव पाए जाते हैं बैंथस ये कहाँ पाए जाते हैं? यही क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर सुपर टेट में। तो और ये क्वेश्चन भी एसएससी 2017 पहले सीजीएल भी पूछ चुका है ये, और 2000 अभी हाल जस्ट पूछा गया है पेपर में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। महासागर के तल पर, या महासागर की ऊपरी सतह पर, या महासागर के सीमित क्षेत्र में, या तटीय स्थान पर? क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प का चयन करें। यहाँ पे ये तल लिखा है, आप तट कर सकते हैं, तट कर लेंगे तो बेहद ही अच्छा उत्तर और हो जाएगा। कि जो तटीय स्थान होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं महासागर के किनारे किनारे जो पक्षी जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे बैंथस कहा जाता है। महासागर के तट के किनारे जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बैंथस कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? आप सभी लोग पढ़े हुए हैं इस प्रश्न को। केवल और केवल क्वेश्चन की भाषा को बदला गया है। अगर मैं इसका पुराना नाम ले दूंगा आप सभी लोग क्वेश्चन को टिक कर जाओगे और मतलब उसको कर लोगे, बढ़ा दोगे उसको। महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? क्या आपने पढ़ी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या आपने पढ़ी है? अगर आपने पढ़ी है तो इसका उत्तर आप सभी लोग कर ले गए होंगे, क्योंकि ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और ये अगर इससे बहुत ही सारे जो भी जितने भी फैक्ट बनेंगे, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया से एक प्रश्न जरूर ट्रेंड करता है हर एग्जाम में, और ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था ये प्रश्न। तो ये कहाँ है? ये उत्तर पूरब, जो उत्तर पूर्वी द्वीप है, कौन सा द्वीप है? क्वींसलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है? क्वींसलैंड द्वीप है, वहीं ये पाई जाती है। और ये किसके लिए फेमस है? तो ये है तुम्हारी प्रवाल भित्ति के लिए। प्रवाल भित्ति की बात करते हैं मूंगे के लिए, है ना। ये दोनों एक ही शब्द हैं, चाहे मूंगा कह लो या फिर प्रवाल भित्ति कह लो, है ना। और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्वेश्चन बनता है? ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासी भूमि के देश के नाम से जानते हैं, प्यासी भूमि के नाम से जानते हैं। और क्या है? कंगारुओं की जो जन्म भूमि है उसको भी मानते हैं, कंगारुओं की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पे दो मरुस्थल हैं, दो नहीं और तीन चार हैं, जैसे सिम्पसन हुआ, गिब्सन हुआ, सैंडी हुआ, है ना। ये सारे कहाँ हैं? ये तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया में हैं। और एक दो मतलब क्रिकेट स्टेडियम भी हैं। कौन कौन से स्टेडियम? जैसे पर्थ हुआ, मेलबर्न हुआ, है ना, ये सारे स्टेडियम भी हैं। और यहीं पे काल गुरली खान है जो किसके लिए फेमस है? सोने के लिए फेमस है काल गुरली खान। फिलहाल इतने क्वेश्चन पर्याप्त थे ऑस्ट्रेलिया से। और अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि मध्यमंडल मीजोस्फीयर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मध्यमंडल के बारे में हमें चुनना है, कौन सा कथन सही नहीं है।
आजकल नहीं वाले क्वेश्चन का ट्रेंड है आज की डेट में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2020 में। जब भी नहीं वाला प्रश्न मिलता है, बड़े ही इत्मीनान से रुककर उन प्रश्नों को हल करें। हमारे वायुमंडल में 5 परतें हैं। इन्हीं 5 परतों से एग्जाम में भरमार क्वेश्चन की हो जाती है। खूब ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं धड़ाधड़। देख लेते हैं पहली परत जो पाई जाती है वो कौन सी परत होती है। क्षोभ मंडल होता है। फिर बात करते हैं हम समताप मंडल होता है। फिर बात करते हैं मध्य मंडल होता है। फिर हम बात करते हैं आयन मंडल होता है। फिर हम बात कर लेते हैं बहिर्मंडल होता है। ये 5 परतें पाई जाती हैं, है ना। क्षोभ मंडल में क्या है, आंधी तूफान वर्षा ओलावृष्टि जेट स्टीम धाराएं, ये सब कहाँ चलती हैं। ये सब आंधी तूफान वर्षा ये और बादल का होना, ये सारी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं ये सब होती हैं हमारे क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है, हमारे समताप मंडल में गैस का गुब्बारा उड़ाया जाता है, वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्यों उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर होता है जो बिल्कुल एक समान टेम्परेचर होता है। इस वजह से यहाँ वायुयानों के लिए उत्तम जगह मानी गई है। मध्य मंडल में क्या होता है, उल्कापिंड आते हैं और मध्य मंडल में जलकर राख हो जाते हैं। ये मध्य मंडल की विशेषता है। मध्य मंडल की ये विशेषता है कि उल्कापिंड अगर कोई आता है तो मध्य मंडल में जल के राख हो जाएगा। क्वेश्चन आयन मंडल में क्या होता है, सैटेलाइट्स तुम्हारे ये काम करते हैं, है ना। जैसे हम बात कर लेते हैं रेडियोस तरंगें वगैरह, है ना। और बहिर्मंडल ये सबसे बाहरी मंडल हो जाएगा। ये 5 परतों के बारे में चीज़ें थी। अब अपने क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं, है ना। इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान में अत्यधिक तीव्रता से बढ़ती है। यह वायुमंडल का तीसरा स्थान है, बिल्कुल सही बात है ये। और ये प्रत्यक्ष समताप मंडल के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है समताप मंडल के, है ना। प्रत्यक्षता, है ना, समताप मंडल के ऊपर है, बिल्कुल सही बात है। समताप मंडल के ऊपर है, बिल्कुल सही बात है ये बात। ये वायुमंडल का तीसरा चरण है, ये भी बिल्कुल बात सही है। क्योंकि क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये 2 बातें हमें बिल्कुल सही लग रही हैं। समताप मंडल के ऊपर है मध्य मंडल, ये बात सही है। वायुमंडल का तीसरा स्थान है, बिल्कुल सही बात है। इसमें बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ जैसे ही आप ऊंचाई में बढ़ते हैं, इसके तापमान में भी वृद्धि होती जाती है, बिल्कुल सही बात है। और 1 किलोमीटर जाने पर कितने टेम्परेचर की मतलब वृद्धि होती है, तो 1.65 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वृद्धि होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जब 3 बातें हमें सही नज़र आती हैं तो चौथी बात गलत हो जाएगी। क्या गलत हो जाएगी, कि अंतरिक्ष से आने पर, ये बात बिल्कुल गलत है। जो भी पिंड आएगा मध्य मंडल में वो जल के राख हो जाएगा, इतनी बात सही है। लेकिन बकाया की जो और चीज़ें लिखी हुई हैं वो गलत हैं, इसलिए इस पहला विकल्प इसका गलत हो जाएगा। तो इसका और हमें यही चुनना था कि सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। और ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। क्या निम्न दाबमान के कारण, या निम्न दाब के कारण, या निम्न गति के कारण, या निम्न घनत्व के कारण। ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी लोग कर ले गए होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये निम्न घनत्व के कारण ही बादल तैरते हैं वायुमंडल में, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ट्रेंडिंग प्रश्न है। और एक क्वेश्चन और आता है। क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप सभी लोग आशा है कि आप कर ले जाएं। मदर ऑफ पर्ल्स, मदर ऑफ पर्ल्स जो बादल होते हैं ये किस मंडल में पाए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि मदर और पल्स बादल किस मंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन दे देते हैं, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये 4 विकल्प हो जाते हैं। तो मदर और पल्स किस में पाए जाते हैं, तो ये मदर और पल्स पाए जाते हैं समताप मंडल में। मदर और पल्स जो बादल होते हैं समताप मंडल में। वैसे अगर बादल पूछे जाएं कहाँ उड़ते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो विकल्प होगा तुम्हारा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही बादल होते हैं, उड़ते हैं और पाए जाते हैं। अगर एक स्पेशल बादल है उसका नाम है मदर और पल्स बादल, है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये समताप मंडल में पाए जाते हैं। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी, जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है ये कहाँ स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अफ्रीका में है, इंडोनेशिया में है और ये न्यूजीलैंड में है। कहाँ है ये दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी, और ये CGL 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है, अगर इसकी तुमसे पूछी जाती है क्या ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 3724 मीटर, है ना। ये इतनी ऊंची है और ये है तुम्हारा न्यूजीलैंड से संबंधित है, और इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि तकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में सीधा ही पूछ लिया जाता है। तकला मकान रेगिस्तान कहाँ स्थित है, क्या सऊदी अरब, चीन, नामीबिया, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18 बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसका सही विकल्प हो जाएगा तकला मकान कहाँ का है, चीन का है। और जैसे हम तुमसे पूछते हैं कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, और एक और पूछ लेते हैं गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, मंगोलिया चीन में ही है। सहारा मरुस्थल कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है, और दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में ही बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और दक्षिण अफ्रीका को ही काला या अंध महाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, इसका सही विकल्प हो जाएगा तकला मकान चीन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। ये SSC MTS 2019 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जलधारा ठंडी है। यहाँ से 1% आगामी जो सुपर टेट लगा हुआ है सभी लोगों का, उसमें 1% जरूर टेंड करता है ठंडी जलधारा या गर्म जलधारा से। टॉपिक को पढ़ लें और क्लियर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। क्या गल्फ स्ट्रीट है, अंगुलहास है, लेब्राडोर है, अलास्का है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये जो भी विकल्प सी बता रहे हैं, लेब्राडोर कैसी जलधारा है, तो लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। जब ये ठंडी जलधारा हो जाएगी तो बाकी की जलधारा कैसी हो जाएंगी, गर्म। जैसे तुमसे पूछा जाता है गर्म जलधारा कैसी है, तो ये गर्म है ना। कैसी गर्म है, इसको कैसे याद करेंगे, गल्फ स्ट्रीट, गा से गल्फ और गा से गर्म, है ना। जिंदगी भर नहीं बोलोगे, गा फोर गल्फ स्ट्रीट और गा से गर्म, है ना। गल्फ स्ट्रीट कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है, और अंगुलहास की जलधारा भी गर्म है, और अलास्का की जलधारा भी गर्म है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है। यूरोप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। क्या आर्कटिक वृत्त गुजरता है, या अंटार्कटिक वृत्त, या कर्क रेखा, या मकर रेखा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आर्कटिक वृत्त गुजरता है, और ये 8 देशों से गुजरती है। एक बार यही प्रश्न पूछा था कि आर्कटिक वृत्त कितने देशों से होकर गुजरती है, तो ये 8 देशों से होकर गुजरती है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि रूस में स्थित यूराल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस प्रश्न को, और यहाँ से एक प्रश्न बनता है। एक प्रश्न क्या बनता है कि आगे मैं आगे बता दूंगा। यूराल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, क्या पुराने बलित पर्वत हैं। अगला देखते हैं, क्या ये जो बलित पर्वत है, क्या ये युवा बलित पर्वत है, क्या ये पर्वत है या ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा पर्वत है, क्लिक कर लेंगे। तो जो भी साथी विकल्प लगा रहे हैं कौन सा, कि ये पुराना बलित पर्वत है, क्वेश्चन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, और ये SSC MTS 2017 में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है, तो फिलहाल इतना पर्याप्त है, और क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन सी पर्वत श्रृंखला जो एशिया और यूरोप को अलग करती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। SSC MTS 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या वो हिमालय पर्वत है, या यूराल पर्वत है, या एंडीज पर्वत है, या रॉकी पर्वत है। तो जो भी साथी विकल्प सी लगा रहे हैं सही है। यूराल पर्वत ही एशिया और यूरोप को अलग करता है, तो इसका यही सही विकल्प हो जाएगा सी, यूराल पर्वत, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि डोलड्रम, जो डोलड्रम कटिबंध है, ये कहाँ स्थित है? क्या भूमध्य रेखा पर, या ध्रुवीय क्षेत्र पर, या कर्क रेखा पर, या मकर रेखा पर? ये अपनी प्यारी सी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है, इसी को हम कहते हैं। ये 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ है। ये 5 डिग्री और यहाँ पे भी 5 डिग्री। इन दोनों के क्षेत्रों के बीच के स्थान पर ही क्या पाया जाता है? पाया जाता है तुम्हारा डोलड्रम। और ये डोलड्रम क्या है? ये निम्न वायुदाब का है डोलड्रम। और यहाँ पे जो मतलब बोल सकते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे कि जो 5 डिग्री, ये तुम्हारा उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ये दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। ये 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी के बीच में ही ये डोलड्रम कटिबंध पाया जाता है। और ये निम्न, यहाँ पे क्या है कि निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र पाया जाता है। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है और इसमें इसका जो विकल्प हो जाएगा सही हो जाएगा भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? सुएज नहर किसे जोड़ता, जो सुएज नहर है किसे जोड़ती है? क्या भूमध्य सागर और लाल सागर को, या बाल्टिक सागर या कैस्पियन सागर को, या लाल सागर और कैस्पियन सागर को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये CGL 2019 में पूछा गया है। कई एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि सुएज नहर किसे जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि ये सुएज नहर है, ये किसको जोड़ती है? आप विकल्प का चयन करें और बड़े हितमान से आंसर दें। हो जाएगा तुम्हारा, जो भी साथी विकल्प ए लगा रहे हैं, भूमध्य सागर या लाल सागर, है ना। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसके थोड़े से इतिहास की, कि सुएज नहर को किसका, जो सुएज नहर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 1869 में निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था? फर्डिनेंड लेसेप्स ने, है ना। फर्डिनेंड और लेसेप्स ने, है ना। और अगर इसकी लंबाई पूछी जाती है तो 165 किलोमीटर लंबी ये नदी है, ये नहर है। और स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है कौन सी नहर? स्वेज नहर। और CGL 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या वो नाइजर नदी है, कांगो नदी है, जाम्बेजी नदी है, ऑरेंज नदी है? कौन सी नदी है? विक्टोरिया जलप्रपात बेहद ही इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है विक्टोरिया जलप्रपात। और ये SSC जो MTS था 2017 में भी पूछा गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात स्तर जो है जाम्बेजी नदी। अगर तुमसे पूछा जाए हूबर बांध कहाँ स्थित है, तो कैलोडी नदी पर है हूबर बांध, है ना। अगर तुमसे पूछा जाता है असवान बांध कहाँ है, तो ये नील नदी पर असवान बांध है। और नील नदी, है ना। और ये कहाँ है? मिस्र में है। और मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी को कहा जाता है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है? बेहद ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष वर्ष वर्षा होती है? कहाँ होती है वर्षा? क्या मानसूनी होती है भूमध्य सागरीय में, या भूमध्य रेखीय में, या टुंड्रा में? ये अपना पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखीय है ना। कहाँ वर्षा होती है? तो यहाँ वर्षा होती है। जब जब यहाँ वर्षा होती है, जब यहाँ वर्षा होती है, कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? लगभग 200 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जब यहाँ वर्षा होगी तो पानी रहेगा, दलदली भूमि होगी। जब ये चीज़ें होंगी तो क्या होगा? यहाँ जैव विविधता सबसे ज़्यादा होगी। अगर तुमसे पूछा जाए जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो भूमध्य रेखीय स्थानों पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है तुम्हारी शांत घाटी केरल में। शांत घाटी केरल में पाई जाती है। और ये केरल किसके लिए फेमस है? केरल है तुम्हारा
पेरियार नदी है, अष्टमुडी झील है, और हाथियों के लिए फेमस है, नारियल के लिए फेमस है, और क्या है यहाँ पे मतलब केरल में यहाँ, और यहाँ की जो बालू है उससे थोरियम निकाला जाता है। और ये फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, और इसका सही विकल्प हो जाएगा भूमध्य रेखीय। सबसे ज़्यादा वर्ष भर वर्षा होती है भूमध्य रेखीय में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को जो मिलाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कि यहाँ भी वर्षा होती है और यहाँ भी वर्षा होती है। इन समान जो मिलाती हैं इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? क्या आइसोबाथ या आइसोहाइड या आइसोराइम या आइसोनिफे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए विकल्प का चयन करें। तो जो भी साथी विकल्प सी लगा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। आइसोहाइड के नाम से जाना जाता है दो समान वर्षा वाले स्थानों को, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्णकटिबंधीय जो हवाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या उनको जो आल्पस पर्वत है उनकी जो स्थानीय पवनें हैं, ऐसे याद कर लेंगे कि आल्पस पर्वत के जो आसपास की जो स्थानीय पवनें हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या फोन नाम से, सिराको नाम से, चिनूक नाम से, जो खमसेन नाम से, है ना। स्थानीय पवनों से एक क्वेश्चन ट्रेंड कर जाता है एग्जाम में, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फोन, है ना। अगर तुमसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए तुमसे, तुमसे ये पूछा जाए कि चिनूक, जो चिनूक है ये कहाँ की स्थानीय पवन है ना, तो ये कहाँ की है? ये है तुम्हारी संयुक्त राज्य अमेरिका के, है ना। ये तुम्हारी अमेरिका की है। और सिराको पूछा जाए ये कहाँ की है? ये इटली की है सिराको। और ये क्या करती है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये इटली की है और यहीं इसे ही कहा जाता है रक्त वृष्टि। ये रक्त की वृष्टि करती है ना। और इटली की गंगा, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो पो नदी को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इटली की पो गंगा, इटली की गंगा किस नदी को कहा गया? तो पो नदी को कहा गया। और इटली में ही ये स्थानीय पवन है सिराको, जो कि रक्त वृष्टि करती है। और पूछा जाए खमसेन ये कहाँ की है? तो ये है तुम्हारी मिस्र की। मिस्र में ही नदी है, कौन सी? नील नदी, जिसे कहा जाता है मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी को। और नील नदी पर ही एक बांध है जिसका नाम है असवान बांध। फिलहाल इतना पर्याप्त है और अपना सही विकल्प होगा इस क्वेश्चन का A4 अमेरिका फोन। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्या कहा रहा है कि चक्रवात के केंद्र में होता है? मतलब तुमसे पूछा जा रहा है कि चक्रवात क्यों आता है? क्या निम्न दाब के कारण या उच्च दाब के कारण? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न दाब या उच्च दाब या समदाब या इनमें से कोई नहीं। चक्रवात बनता क्यों है? चक्रवात बनता क्यों है? चक्रवात बनता क्यों है? चक्रवात बनता है, क्यों बनता है? क्वेश्चन नंबर 29 के लिए विकल्प करेंगे। जब इसके केंद्र में लो प्रेशर होगा, जब इसके केंद्र में लो प्रेशर होगा तभी चक्रवात की स्थिति बनेगी। जब लो प्रेशर होगा, है ना। तो लो प्रेशर का मतलब हो जाता है निम्न दाब, है ना। निम्न दाब के कारण ही चक्रवात बनता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे तुम्हारा ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया तुम्हारा दक्षिणी गोलार्ध। अगर तुमसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसे चलते हैं, इनकी स्थिति कैसी होती है, तो इनकी स्थिति होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होती है। और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है? यहाँ होती है क्लॉकवाइज। ये भी दोनों बहुत अच्छे प्रश्न हैं कि अगर दक्षिणी गोलार्ध में पूछें चक्रवात कैसे चलते हैं तो क्लॉकवाइज, और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और चक्रवात आते क्यों हैं? लो प्रेशर के कारण चक्रवात आते हैं। फिलहाल इतना पर्याप्त है और इसका सही विकल्प हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? दक्षिणी चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? क्या टाइफून कहा गया है उन्हें, या सुनामी, या टॉर्नेडो, या फिर हरिकेन? क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, 30 देखेंगे क्या कह रहा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जो भी विकल्प ए लगा रहे हैं, दक्षिणी चीन सागर में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हम टाइफून के नाम से जाना जाता है। और इन चक्रवातों की अगर हम स्पीड की बात करते हैं 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। दक्षिणी चीन सागर से बात करेंगे तो टाइफून सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे व्यस्तम नदी कौन सी है?
है ना। तो क्या राइन नदी, गंगा नदी, टिग्रिस नदी या टेम्स नदी? लंदन किस नदी पर बसा है? टेम्स नदी पर बसा है ना। और अगर बात कर लेंगे तो इसमें विकल्प का चयन करें, क्या है कि विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? तो जो भी विकल्प ए लगा रहे हैं बहुत ही सही है। ये यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? ये हो जाएगी तुम्हारी राइन नदी। अगर तुमसे पूछा जाए यूरोप की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो वोल्गा नदी हो जाएगी। और अगर पूछा जाए यूरोप का सबसे व्यस्त नदी, राइन नदी। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह, ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यूरोप के बंदरगाह का पूछा जाए तो कौन सा है? रॉडर रॉडरडम, है ना। रॉडरडम है और ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है। और व्यस्त नदी राइन नदी है। और वोल्गा नदी सबसे बड़ी नदी है। ये भी इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? क्या कच्छ की खाड़ी में आता है, खंबात की खाड़ी में आता है, फंडी की खाड़ी में आता है या उत्तरी सागर में आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, ये आप सभी लोगों के लिए नया प्रश्न हो सकता है, इसको नोट कर सकते हैं आप। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में या उत्तरी सागर में? कहाँ आता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार? तो जो भी विकल्प भी लगा रहे हैं सही हैं। फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है और ये कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 32, ये कहाँ स्थित है? तो ये है तुम्हारी कनाडा के पूर्वी तट पर। कहाँ स्थित है ये? कनाडा के पूर्वी तट पर ये स्थित है, फंडी की खाड़ी। और कनाडा से एक क्वेश्चन और बनता है कि कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की राजधानी भी पूछी गई है कई बार, ओटावा राजधानी हो जाएगी। और कनाडा से क्या बनता है, अगर तुमसे पूछा जाता है विश्व की सबसे ज़्यादा जलीय सीमा वाला जो तटीय सीमा है ना, वो किसकी है? कनाडा की है। और भारत में पूछा जाए सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किस राज्य की लगती है, तो गुजरात की लगती है तटीय सीमा, है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं और इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, फंडी की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 33, क्या कह रहा है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? क्या उत्तरी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में या उत्तरी अमेरिका में? पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि घास से 1% ट्रेंड करता है एग्जाम में। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो जो भी साथी विकल्प भी लगा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। अर्जेंटीना में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। जब बात घास के मैदान की आ ही गई है तो लगे हाथ 2 से 3 घास के मैदान पढ़ लेते हैं जो खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्या पूछा जाता है? सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में सवाना घास के मैदान। दूसरा पूछा जाएगा बेल्ट्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं बेल्ट्स घास के मैदान, है ना। अगर तुमसे पूछा जाएगा लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं वेनेजुला में। और घास के मैदान हैं जैसे तुमसे और पूछा जाए जैसे कैडबरी, तो कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है। और इतने पर्याप्त हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लें। फिलहाल इसका सही विकल्प होगा पंपास, ब्राज़ील। और ब्राज़ील में भी पाए जाते हैं कैंपोस, ब्राज़ील, बेंजोला, लानोज, है ना। ये सब पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? क्या एम्पायर स्टेट है बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में, या बुर्ज खलीफा दुबई में है, या ताइपेई में है, या पैट्रिक टावर ये कुलालपुरम में है? कहाँ स्थित है विश्व की सबसे ऊंची इमारत? मुझे आशा है आप सभी लोग कर ले गए हैं उस प्रश्न को, क्योंकि बहुत ही सामान्य जीके में भी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर जीके का मतलब स्टैटिक जीके में भी पूछा जाता है ये प्रश्न। विश्व की ऊंची इमारत, तो आप सभी लोग कर ले गए होंगे। ये बुर्ज खलीफा है और ये कहाँ पाई जाती है? तो यूएई मतलब संयुक्त राज्य अमीरात में है बुर्ज खलीफा। अगर इसकी ऊंचाई अगर कोई पूछता है तो 829 हो जाएगी इसकी ऊंचाई, 800 मीटर, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अरे ये डेल्टा की बात है, आप सभी लोग तो देखकर ही कर ले गए होंगे क्योंकि मैंने अभी हाल ही में बता दिया है डेल्टा से।
है ना। डेल्टा कब बनाती हैं? डेल्टा नदियाँ वृद्धावस्था में बनाती हैं। और सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल इसका स्थान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर ले गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? आप सभी लोग इसको भी कर लेंगे, क्योंकि ये भी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और ये सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है तुम्हारा हांग्यो नदी को, या नील नदी को, अमेजन नदी को, या अंग नदी को, है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चीन। ये एशिया की जो मैं मतलब चीन है ये दूसरे नंबर की नदी है। पहले नंबर पे सबसे बड़ी नदी है, कौन सी नदी है? यांग टीसी नदी है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है ना। और जनसंख्या की दृष्टि से भी पहले नंबर पर आता है चीन। नील नदी ये लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी नदी है, और है ना। और अमेजन नदी ये चौड़ाई के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ी लंबी नदी है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। अगर बात कर लेते हैं और यहाँ से एक दो प्रश्न की, कि बिहार का शोक, है ना, तुमसे अगर पूछा जाए बिहार का शोक कौन सी नदी को जाना जाता है, तो कोसी नदी को जाना जाता है। बिहार का शोक क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है। अगर तुमसे पूछा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोह नदी को कहा जाता है। यहाँ से तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी, चीन का शोक हांग्यो नदी। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। पूरी वीडियो में मैंने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ बात होती है हरदम मुद्दे की। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। तो ये इसका आंसर बता दीजिए, और निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता है? क्या जापान को कहा जाता है, श्रीलंका को, हांगकांग को, ताइवान को कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो मतलब है ना, जापान है उगता हुआ सूरज का देश। और डूबते हुआ सूरज का देश है नॉर्वे। फिलहाल इतना पर्याप्त है। झीलों का देश है फिनलैंड। बहुत सारी ये उपनाम हैं, आप याद कर सकते हैं इनको। तो पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो ये श्रीलंका को कहा जाता है। अगर श्रीलंका से पूछा जाता है कि मन्नार की खाड़ी ये कहाँ स्थित है, तो ये है तुम्हारी श्रीलंका में, और यहाँ पर मोती देने वाली मछलियाँ पाई जाती हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मन्नार की खाड़ी में मोती देने वाली मछलियाँ। और श्रीलंका का पुराना नाम पूछा जाए तो सिलोन हो जाएगा। श्रीलंका का पुराना नाम क्या हो जाएगा? सिलोन हो जाएगा, है ना, सिलोन। और अगर पूछा जाए श्रीलंका की वर्तमान में राजधानी क्या है, तो जयवर्धने है वर्तमान में इसकी राजधानी। जयवर्धने है, जयवर्धने कोट्टे, है ना। तो ये इस सेशन का लास्ट प्रश्न था, और इसका सही विकल्प श्रीलंका होगा। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। तो जो भी मतलब साथी मतलब नए हैं वो जुड़ जाइए। और आज के लिए इतना पर्याप्त है। और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।